नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रोहित जुडिशरी हब में। मेरा नाम है रोहित अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएनएस का चैप्टर 3 सेक्शन 34 से सेक्शन 38 तक। हमने पिछले वीडियो सेशन में सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 33 तक देखा था और आज हम सेक्शन 34 से लेकर के सेक्शन 38 तक पढ़ने जा रहे हैं। हम अगले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी सेक्शन 39 से लेकर के सेक्शन 44 तक हम अगले वीडियो सेशन में पूरा इसको क्लोज अप कर देंगे। और हम आज इस वीडियो सेशन के आखिरी में एमसीक्यू भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम हमेशा हर वीडियो में पढ़ते हैं। तो बने रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि इस वीडियो सेशन में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और इसमें मैंने लेटेस्ट केस लॉस भी ऐड किए हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, ना केवल प्री में बल्कि मेंस एग्जाम में भी। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 3 सेक्शन 34 टू सेक्शन 38 ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। The right of private defense allows individuals to protect themselves। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हर इंडिविजुअल को ये प्रोटेक्शन देता है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अदर्स एंड देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम हार्म और अनलॉफुल एक्ट। तो अपने आप को या किसी और व्यक्ति को भी किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई हार्म हो रहा है या उसकी बॉडी के अगेंस्ट हार्म हो रहा है किसी व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को, है ना, तो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। या फिर अनलॉफुल कोई और भी एक्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट, तो फिर उसको भी प्रोटेक्ट वो कर सकता है, या तो अपने खुद के शरीर को या किसी और व्यक्ति के शरीर को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। दिस राइट इज सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस। और हम इसमें देखेंगे इस वीडियो सेशन में कि कैसे इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इस राइट में, कितने राइट हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किन कंडीशंस के साथ हम कर सकते हैं, आउटलाइंड इन द लॉ। तो लॉ में हम देखेंगे क्या क्या आउटलाइन किए गए हैं कंडीशंस इसमें। एक्शंस टेकन इन प्राइवेट डिफेंस, और प्राइवेट डिफेंस में कौन कौन से एक्शन आप ले सकते हैं, आर नॉट कंसिडर्ड ऑफेंसेस, जिनको अपराध नहीं बनाया गया है। इफ डन, अगर किए जाते हैं ऐसे अपराध विद इन दिस लीगल बाउंड्रीज, अगर ऐसे कार्य किए जाते हैं जो अपराध में आते हैं लेकिन कुछ लीगल बाउंड्रीज में रह करके अगर अपराध किए जाते हैं प्राइवेट डिफेंस में, तो फिर वो अपराध नहीं कहलाएंगे। तो हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे, दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स द स्कोप के प्राइवेट डिफेंस का स्कोप क्या क्या होने वाला है, इसके लिमिटेशंस क्या क्या होने वाले हैं, एंड एप्लीकेशंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और प्राइवेट डिफेंस की एप्लीकेशन क्या क्या होने वाली है, इंक्लूडिंग डिफेंस अगेंस्ट पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई विकृत अवस्था वाला व्यक्ति है तो उसके अगेंस्ट हमको प्राइवेट डिफेंस किस प्रकार अवेलेबल होगा वो हम देखेंगे। द एक्सटेंट ऑफ हार्म परमिसेबल, और कितना हार्म हमको परमिसेबल है करना, एंड द कमेंसमेंट एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट, और कब कमेंस होता यानी कब चालू होता है ये राइट और कहां तक कंटिन्यू रहता है ये राइट, हम ये भी देखेंगे इसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां से। मेयन के अनुसार आत्मरक्षा के 4 आधार हैं। पहला, समाज के रूप में, यानी सरकार लोगों की जान माल की रक्षा करती है। आपको पता होगा कि सरकार ही हमारी रक्षा करती है, यानी गवर्नमेंट चाहे पुलिस के द्वारा हो या फिर आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा हो, तो जनरली सरकार रक्षा करती है। और सेकंड ये कह रहा है कि अगर सरकार की मदद मिल सकती है, यानी अगर उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ है या फिर कोई और अथॉरिटीज़ है, अगर वो उनकी मदद मिल सकती है तो हमको वो लेनी चाहिए। और थर्ड ये कहते हैं कि अगर मदद उपलब्ध नहीं है, यानी अगर हमको पुलिस की मदद नहीं मिल सकती, तो व्यक्ति खुद को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठा सकता है। फोर्थ ये कहते हैं कि आत्मरक्षा में की गई हिंसा उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमले को रोकने के लिए जरूरी है, यानी आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते अपने अधिकारों को। आपको अगर अधिकार मिला है अपनी आत्मरक्षा करने का, तो आप उतनी ही हिंसा कर सकते हैं जितना सामने वाला जो हिंसा कर रहा है उसको रोकने के लिए आवश्यक हो। यह बदले या गुस्से के लिए नहीं होनी चाहिए, यानी आप इसमें आप अपना खुद का बदला नहीं ले सकते या खुद के गुस्से के लिए आप एक्ट ना कर रहे हों, बल्कि आप केवल अपने आप की रक्षा करने के लिए कर रहे हों, अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कार्य कर रहे हों, तभी ये आपको एक्सेप्शन मिलेगा इन लॉस में। तो ये सारे लॉस एक्सेप्शन ही बताते हैं सेक्शन 34 से सेक्शन 38, यानी अगर हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 44 तक ये सारे एक्सेप्शन बताते हैं आपको। लेकिन आत्मरक्षा के 2 मुख्य प्रतिबंध हैं, लेकिन इसमें आत्मरक्षा के 2 मुख्य प्रतिबंध बताए गए, यानी लिमिटेशंस इसमें बताई गई हैं। पहला है, आप इस अधिकार के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो असल में अपराध हो।
यानी आप खुद अपराध ना कर रहे हो पहले से, है ना। तो सेकंड ये बता रहा है कि अगर आपने खुद झगड़ा शुरू किया है तो आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं मिलता, यानी आपको प्राइवेट डिफेंस का, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको तब नहीं मिलता जब आपने खुद ने झगड़ा शुरू किया हो इसमें। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने खुद किसी को चाटा मारा है, किसी को मुक्का मारा है, तो फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि सामने वाले ने मुझे भी पलट के मारा इसलिए फिर मैंने और उसको मारा, तो आप ये नहीं कह सकते। तो आपने खुद झगड़ा शुरू ना किया हो इसमें। इसमें एक लीडिंग केस है, इसमें देख लेते हैं, लक्ष्मण बनाम उड़ीसा राज्य 1988 का। इस केस में न्यायालय ने कहा आत्मरक्षा का अधिकार तभी मिलेगा जब किसी पर अचानक या वास्तविक खतरा मंडरा रहा हो और वह खतरा खुद उस व्यक्ति ने पैदा ना किया हो। तो यानी कोई अचानक अगर कोई हमला होता है आपके ऊपर या वास्तविक कोई खतरा मंडरा रहा होता है, तभी आप इस आत्मरक्षा का यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना। और वह खतरा खुद उस व्यक्ति ने पैदा ना किया हो, तो आपने खुद ये खतरा पैदा ना किया हो, किसी और के द्वारा हमला हो रहा हो, तभी आपको ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको मिलता है। यहाँ पर आगे बात करते हैं, अगला जो लीडिंग केस है हमारे पास वो कुनी मोहम्मद बनाम केरल राज्य 2024 का लेटेस्ट ये जजमेंट है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आत्मरक्षा के अधिकार में अत्यधिक या असंगत बल का प्रयोग स्वीकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप एक्सेसिव अपना आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार आप उपयोग ना कर रहे हो, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आप एक्सीड ना कर रहे हो। अगर किसी ने आपको मुक्का मारा है या चाटा मारा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको चाकू लेकर के आप उसकी हत्या कर दें, तो आपको भी उतना ही अधिकार है जितना उस व्यक्ति को था आपको मारने का। तो अगर किसी व्यक्ति ने आपको घूसा मारा या चाटा मारा है तो आप भी उसको घूसा या चाटा मार सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, और तब तक आप मार सकते हैं जब तक आपके ऊपर वो खतरा टल नहीं जाता है। आगे बात करते हैं सेक्शन 34 की, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उपयोग किया है, तो वो अपराध में नहीं आएगा ऐसा कार्य। इसमें एक इलस्ट्रेशन मैंने डाला हुआ है, इसमें ये आपके बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा। ये कहता है रवि इज वॉकिंग होम एट नाइट, कि रवि रात को घर आ रहा था, व्हेन टू मैन सडनली अटैक हिम, जिसमें दो व्यक्ति उसको लाठी से मारने लग जाते हैं। ये देखिए, ये एक व्यक्ति है रवि, ये घर आ रहा था रात को, तभी ये दो व्यक्ति लाठी लेकर के इसको मारने के लिए आ जाते हैं। अटेम्प्टिंग टू रॉब हिम, ये चाहते हैं कि इसको लूट लिया जाए, इसका पैसा लूट लिया जाए। फेयरिंग फॉर हिज लाइफ, रवि पिका नियर बाई स्टोन, तो रवि एक पत्थर उठा लेता है। हिट्स वन ऑफ द अटैकर्स ऑन द हेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, तो रवि को लगता है कि उसकी जान को खतरा है तो वो एक पत्थर उठा लेता है, और मान के चलिए ये इस अटैकर को पत्थर से मारता है सिर में, और इस अटैकर के सिर में चोट लग जाती है और वो जमीन में गिर जाता है। द अटैकर फॉल्स एंड इज इंजर्ड। तो रवि एक्ट ऑफ हिटिंग द अटैकर वाज डन इन प्राइवेट डिफेंस। तो रवि ने ये जो कार्य किया है, ये पत्थर मारा है इस व्यक्ति को, ये अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया है। ऑफ हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वो अपने लाइफ और प्रॉपर्टी की इसकी हानि ना हो, इसीलिए इसने ऐसा कदम उठाया। अंडर सेक्शन 34 ऑफ BNS दिस एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस, तो रवि का वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, एज इट वॉज डन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हार्म, क्योंकि उसने अपने आप पर हानि होने से, अपने आप पर जो क्षति होने वाली थी उसको बचाने के लिए इसने इस अटैकर को पत्थर मारा। इसलिए रवि को एक्सेप्शन मिल जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन 35 की, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी खुद के शरीर की रक्षा करना और प्रॉपर्टी की रक्षा करने के बारे में इसमें बताया गया है। एवरी पर्सन हैज अ राइट, हर व्यक्ति को अधिकार है, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन इन सेक्शन 37 टू डिफेंड। तो सेक्शन 37 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको बताए गए हैं जहां पर आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले ये सेक्शन 35 हम देख लेते हैं। इसमें बताया है कि आप वो अधिकार इस्तेमाल कर सकते हो जो सेक्शन 37 में आपको रेस्ट्रिक्ट ना किए गए हों। इसमें बताया टू डिफेंड, पहला हिज ओन बॉडी, आप अपने खुद के शरीर की रक्षा कर सकते हैं,
एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर किसी और व्यक्ति के शरीर की भी आप रक्षा कर सकते हैं। अगेंस्ट एनी ऑफेंस, आप किसी और ऐसे अपराध के विरुद्ध अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये व्यक्ति है जो चाकू लेकर के हाथ में आया है ना, ये चाकू, और इस महिला को मार रहा है, तो इस महिला के पास अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। और ना केवल अपना, अगर ये व्यक्ति अगर किसी और को भी अगर मार रहा होता तब भी इस महिला के पास अधिकार होता कि उस दूसरे व्यक्ति को बचा सके। यहां पर क्लॉज बी दिया है, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वो प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, चाहे वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की हो या किसी और की हो, अगेंस्ट एनी एक्ट, ऐसे कार्य के विरुद्ध, विच इज एन ऑफेंस, जो अपराध होते, फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ द थेफ्ट, रॉबरी, यानी अगर कोई चोरी करने के आया है तो उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। अगर कोई रॉबरी कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। मिसचिफ यानी रिश्ती, कोई अगर आपके सामान को नुकसान पहुंचाता है। और क्रिमिनल ट्रेसपास अगर कोई करता है ना, किसी की जमीन में अगर कोई बिना वजह घुस जाता है। और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, या फिर कोई अटेम्प्ट करता है, प्रयत्न करता है थेफ्ट करने का, रॉबरी करने का, मिसचिफ करने का या क्रिमिनल ट्रेसपास करने का, तो उसके अगेंस्ट भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो मेन अपराध में होता, अगर प्रयत्न ना भी होता तो। चलिए इसमें कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। पहला है न्याय प्रक्रिया में हम देखते हैं, इसमें ये कोर्ट में देखते हैं। आमतौर पर आरोपी को खुद ये कहना होता है कि उसने आत्मरक्षा में काम किया है, यानी आरोपी को खुद कोर्ट के सामने ये बताना होता है कि उसने जो कार्य किया वो ऑफेंस में इसलिए नहीं आता क्योंकि उसने आत्मरक्षा में कार्य किया है, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपना कार्य किया है। सेकेंड, इसमें बताया कि लेकिन अगर वह ऐसा ना भी कहे, अगर मान के चलिए ये बच्चा जो है ना, ये इसने अगर अपराध किया, अगर ये नहीं भी कहता जज साहब को कोर्ट में कि मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा में ये अपराध किया है, तो भी कोर्ट खुद उस पर गौर कर सकता है, यानी कोर्ट तो उसके ऊपर देखेगा कि ये जो कार्य इसने किया है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया है या नहीं किया। अगर केस के रिकॉर्ड से ये बात निकल के आती है, अगर केस के रिकॉर्ड से अगर पता चलता है कि इसने प्राइवेट प्रतिरक्षा में अगर कार्य किया है, अगर ऐसी संभावना है, तो जज साहब इस पर विचार करेंगे, यानी कोर्ट इस पर विचार करेगा। आगे इसमें कहता है कि प्रोसिक्यूशन, सरकार को आरोप साबित करना होता है संदेह से परे, है ना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है सरकार को, यानी वर्सेस स्टेट जो हम लिखते हैं ना, तो वही सरकार है प्रोसिक्यूशन, तो उनको साबित करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जबकि आरोपी एक्यूज्ड को सिर्फ ये दिखाना होता है कि उसके आत्मरक्षा का दावा संभावनाओं के आधार पर सही हो सकता है, कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, है ना, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिसमें उसको अपना आत्मरक्षा के अधिकार में किसी की मृत्यु करनी पड़ी या फिर कोई और हानि जो भी अपराधी है उसको करनी पड़ी। और आखिरी ये कहता है यह वह जिरा क्रॉस एग्जामिनेशन ये अपने गवाहों के जरिए कर सकता है। वो जब जिरा करेगा तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन में या अपने गवाहों के जरिए ऐसी बात कह सकता है कोर्ट में कि मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा में ये कार्य किया था। यहाँ पर एक लीडिंग केस है प्रीथा वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का। इसमें न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। इसमें जजमेंट डिलीवर किया गया था 22 अगस्त 2024 को। इसमें न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन। इसमें मामले का सारांश है, इस मामले में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी जब उसने अपनी 21 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर एक महिला, ये जो महिला है इसने अपने पति की हत्या कर दी, पीछे इनके हस्बैंड दिख रहे हैं। जब इन्होंने अपनी 21 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने का कोशिश किया, महिला ने आत्मरक्षा के तहत यह कदम उठाया जिससे उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। तो महिला ने आत्मरक्षा में क्यों? क्योंकि महिला को खुद की आत्मरक्षा का तो अधिकार है, यह साथ में किसी और के शरीर की आत्मरक्षा करने का भी अधिकार है। तो इस महिला ने अपनी बेटी की आत्मरक्षा के लिए यह कदम उठाया था और अपने पति की हत्या कर दी थी। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि आईपीसी की धारा 97 जो अब सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस हो गई है के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने का अधिकार है, जैसा कि इस महिला ने यहाँ पर किया। जब वह किसी अपराध विशेषकर यौन अपराध का शिकार हो रहा हो
तो यहाँ पर महिला को एक्सेप्शन दिया गया कोर्ट के द्वारा। चलिए, तो सेक्शन 34 में हमने देखा डिफेंस ऑफ बॉडी के बारे में। एवरी पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड देयर ओन बॉडी, अपने खुद के शरीर की रक्षा करने का अधिकार है। एंड डेट अदर्स अगेंस्ट द ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, है ना। तो ना केवल अपनी बल्कि दूसरे की भी शरीर की रक्षा करने का अधिकार है। और सेक्शन 35 में हमने डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में देखा। दिस राइट एक्सटेंड टू डिफेंडिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वन सेल्फ और अदर। यहाँ पर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है खुद की हो या किसी और व्यक्ति की, दोनों की प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का, बचाने का उस व्यक्ति को अधिकार है। आगे बात करते हैं सेक्शन 36 की, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। तो जो विकृचित अवस्था वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ हम कैसे प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करेंगे वो हम देखते हैं। व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी एन सडन ऑफेंस, कोई भी ऐसा एक्ट जो अदरवाइज होता कुछ सडन ऑफेंस होता, इज नॉट दैट ऑफेंस, तो वो ऐसा अपराध नहीं है। बाई रीजन ऑफ द यूथ, क्योंकि वो यूथ है, वो बच्चा है, समझ नहीं सकता, इसी अपराध नहीं है। द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उस बच्चे के पास इतनी मैच्योरिटी नहीं है ताकि वो समझ सके अपने द्वारा किए जा रहे अपराध को, कि वो उसका नेचर क्या है अपराध करने का, और जो अपराध वो कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा जो उसके कार्य का, है ना। द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर कोई विकृचित अवस्था वाला व्यक्ति है जो नहीं समझ सकता कि वो क्या कार्य कर रहा है। और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग दैट एक्ट, अगर कोई व्यक्ति अगर विकृचित अवस्था में है या फिर कोई इंटॉक्सिकेशन में है, इंटॉक्सिकेशन यानी मतता की हालत में है। अगर कोई व्यक्ति किसी ने अगर मान लीजिए शराब पी रखी है ना, तो फिर वो समझ नहीं सकता कि वो जो कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो फिर उसको एक्सेप्शन यहाँ पर मिल जाता है बाय द रीजन ऑफ एनी मिसकॉन्सेप्शन, या फिर किसी मिसकॉन्सेप्शन में है पार्ट ऑफ दैट पर्सन, है ना, भ्रम में है कोई व्यक्ति। एवरी पर्सन हैज द सेम राइट, तो हर व्यक्ति को वही राइट होगा प्राइवेट डिफेंस का, प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का, अगेंस्ट दैट एक्ट, उस एक्ट के विरुद्ध, विच ही वुड हैव इफ द एक्ट वेयर दैट ऑफेंस। तो मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति विकृचित अवस्था का नहीं होता या फिर कोई बच्चा नहीं होता जिसके पास मैच्योरिटी होती अंडरस्टैंड करने की, यानी कोई मान लीजिए कि 12 साल तक का कोई बच्चा है, 7 साल से बड़ा है या 12 साल से छोटा है, कोई बच्चा है, बालक है, और उसके अंदर अभी अगर मैच्योरिटी मान लीजिए डेवलप हो गई है ना, कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि वो जो कार्य कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। या फिर कोई साउंड माइंड वाला व्यक्ति है, यानी उसके पास समझ बूझ है कि वो क्या कर रहा है, और इंटॉक्सिकेट नहीं है वो व्यक्ति, यानी उसने शराब नहीं पी रखी है और वो भ्रम में भी नहीं है, तो तब वो व्यक्ति अगर अपराध कर रहा होता किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, तो तब वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वो अपराध कर रहा है, उस व्यक्ति को जो अधिकार होता है उस व्यक्ति को रोकने का, वही अधिकार अभी भी उस व्यक्ति को होगा जब सामने वाला जो अपराधी है वो अगर बच्चा भी है या अनसाउंड माइंड है या इंटॉक्सिकेटेड है या मिसकॉन्सेप्शन यानी भ्रम में काम कर रहा है, तब भी उसके पास वही अधिकार होगा उसके विरुद्ध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको इलस्ट्रेशन से हम समझेंगे। जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जेड एक व्यक्ति है अनसाउंड माइंड, वो अटेम्प्ट करता है टू किल ए को मारने का प्रयत्न करता है ना। तो मान के चलिए कि ये कोई जेड नामक व्यक्ति है, वो ए नामक व्यक्ति को मारने का प्रयत्न करता है और ये जेड अनसाउंड माइंड है ना। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, तो ये जेड किसी भी अपराध का दोषी नहीं कहलाएगा। बट ए हैज द सेम राइट, लेकिन ए के पास सेम राइट है प्राइवेट डिफेंस का, विच ही वुड हैव इफ जेड वेयर सेम, लेकिन ए के पास वही अधिकार है अपना प्राइवेट डिफेंस करने का कि अगर जब जेड अगर विकृचित अवस्था वाला नहीं होता, अनसाउंड माइंड नहीं होता, तब उसके पास ए के पास जो अधिकार होता वही अधिकार अभी भी रहेगा ए के पास। चलिए क्लॉज बी देखते हैं। ए एंटर्स बाय नाइट, ए रात को एंटर करता है घर में। मान लीजिए ये ए है, ये एंटर कर रहा है रात को घर में, विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर, जो ये एंटर करने के लिए एंटाइटल्ड है। जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर, और जेड को लगता है जो ए है वो इलीगली घर में घुस रहा है, वो एक हाउस ब्रेकर है, एक चोर है, या कोई दूसरा है व्यक्ति है जो अनलॉफुली घर में घुस रहा है,
और अटैक्स ए, और जेड ए को अटैक कर देता है। हियर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर दिस मिसकॉन्सेप्शन, क्योंकि ये भ्रम में है जेड, तो ए को अटैक कर देता है। कमिट्स नो ऑफेंस, तो यहाँ पर जेड ने कोई भी अपराध नहीं किया है, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लेकिन ए के पास सेम राइट है प्राइवेट डिफेंस करने का, है ना, अगेंस्ट जेड। तो ए के पास सेम राइट है प्राइवेट डिफेंस करने का अगेंस्ट जेड, विच ही वुड हैव इफ जेड वी आर नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकॉन्सेप्शन। तो अगर जेड अगर मिसकॉन्सेप्शन में अगर काम नहीं कर रहा होता तब भी ए के पास अगर अधिकार होता जेड की मृत्यु कारित करने का, तो वही अधिकार अभी भी ए के पास रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 36 का मूल सिद्धांत यह है कि निजी प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार इस पर निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति अपराधी है या नहीं। इस पर निर्भर नहीं करता कि सामने वाला व्यक्ति अपराधी है या नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि वह जो कार्य कर रहा है वह गलत है या नहीं, है ना। तो सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो इलीगल है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो सामान्य रूप से अपराध माना जाता है तो उसके खिलाफ निजी सुरक्षा का अधिकार मिल जाता है, भले ही वह व्यक्ति किसी कारणवश सजा पाने योग्य ना हो। तो जो सामने वाला व्यक्ति है, अगर मान लीजिए अगर वो पागल है तो और वो अपराध कर रहा है तो फिर तो वो सजा पाने के योग्य नहीं है पागल व्यक्ति, लेकिन आपके पास वही अधिकार है ना, प्राइवेट डिफेंस का, जो तब होता है जब वो पागल व्यक्ति नहीं होता। इसमें एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई पागल व्यक्ति आप पर हमला करता है या आपका पर्स लेकर भाग जाता है, ये मान के चलिए ये पागल व्यक्ति है और ये इस व्यक्ति का ये हाथ में पर्स है, इसके पर्स लेके भाग जाता है, तो आपको अपने को बचाने या पर्स लेने का अधिकार है। तो इस व्यक्ति को अपने आप को बचाने का भी अधिकार है और इससे पर्स वापस लेने का भी अधिकार है, चाहे वह पागल व्यक्ति कानूनन अपराधी ना माना जाए, क्योंकि उसमें अपराध की मंशा मेंस रिया नहीं है। तो सबसे पहली बात इसमें देखी जाती है कि मेंस रिया है कि नहीं, अपराध की मंशा है या नहीं। अगर अपराध की मंशा है यानी वो समझ सकता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो फिर वो अपराधी कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें मेंस रिया की कमी है, यानी वो समझ नहीं सकता कि वो जो कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, या फिर वो गलत आशय से नहीं कर रहा है कार्य, तो फिर उसको एक्सेप्शन मिल जाता है। मतलब ये कि सामने वाला व्यक्ति दोषी ठहराया जाए या नहीं, अगर उसका कार्य गलत है तो आपके पास उसे रोकने का कानूनी अधिकार है, ठीक है। अगर ये पागल व्यक्ति अगर नहीं भी होता तब भी इनके पास अधिकार है कि इनको रोक सके। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक लीडिंग केस है, रतेश कुमार डेट इज बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जजमेंट की तारीख है 9 जनवरी 2025। इसमें जजेस थे न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन। इस मामले में आरोपी ने संपत्ति विवाद के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी, यानी एक संपत्ति विवाद था, जमीन का विवाद था, जिसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। इसे निजी प्रतिरक्षा का मामला बताया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरोपी का कृत्य जानबूझकर और अनुचित था, कि आरोपी ने जानबूझकर हत्या की थी और यह अनुचित था और उसने निजी प्रतिरक्षा की सीमाओं का उल्लंघन किया। अदालत ने कहा कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार केवल तत्काल या वास्तविक खतरे की स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था पहले, और इसका उद्देश्य केवल खतरे को रोकना है, ना कि प्रतिशोध लेना। तो केवल खतरे को रोकना है, ना कि प्रतिशोध लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य के विरुद्ध भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार लागू होता है। तो अगर कोई पागल व्यक्ति है तो उसके अगेंस्ट भी आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 37 एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध कोई भी प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलता। तो इसमें सब सेक्शन 1 है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऐसी स्थिति में आपके पास कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा अगेंस्ट एन एक्ट, उस कार्य के विरुद्ध विच डस नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, जो आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट ना करते हो, इफ डन
और अटेम्प्टेड टू बी डन, अगर किया जाता है या अटेम्प्ट किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है ऐसा कार्य करने का बाय अ पब्लिक सर्वेंट। ये देख सकते हैं ना, ये पुलिस ऑफिसर एक पब्लिक सर्वेंट है। ये अगर ये ऐसा कार्य कर रहे हैं इस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जिसमें इस व्यक्ति को अप्रहेंशन नहीं है कि इसकी मृत्यु हो सकती है या घोर उपत्ति हो सकती है, अगर इन दोनों की सिवाय इसको कोई भी अगर अप्रहेंशन उसको लगता है, संदेह होता है कि मेरे साथ कोई अपराध हो सकता है, तो इसके पास सेल्फ डिफेंस का कोई अधिकार नहीं होगा। जो पुलिस ऑफिसर एक्ट कर रहा हो गुड फेथ में, अगर सद्भावना में ये पुलिस ऑफिसर कार्य कर रहा हो अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, अगर ये पुलिस ऑफिसर अपने ऑफिस के कलर में काम कर रहा हो, दो डेट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफेबल बाई लॉ, हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर का जो कार्य है वो न्यायानुमत ना भी हो, लेकिन क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर गुड फेथ में काम कर रहा है और कलर ऑफिस ऑफिस में, यानी कि अपने जो हो सकता है इनके सुपीरियर ऑफिसर इनको आदेश दे रहे हों, तो वो उस आदेश के पालन में ये अगर अरेस्ट करने जाता है इस व्यक्ति को, तो फिर बिल्कुल जस्टिफेबल है पुलिस ऑफिसर, और इस व्यक्ति को कोई भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार इस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्लॉज बी। अगेंस्ट एन एक्ट, ऐसे कार्य के विरुद्ध विच डस नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ऐसे कार्य के विरुद्ध जिस व्यक्ति को कोई भी डेथ या ग्रीवियस हर्ट होने की आकांक्षा ना हो, इफ डन, अगर किया जाता है या अटेम्प्ट किया जाता है करने का, बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस। अब कोई पुलिस ऑफिसर जैसे ये हैं, इनको आदेश मिला है अपने सुपीरियर ऑफिसर से, है ना, डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट से, या फिर जज साहब से अगर डायरेक्शन मिला है, जैसे यहाँ पर अगर जज साहब हैं तो इनसे अगर डायरेक्शन मिला है इनको कार्य करने का, तो इनके डायरेक्शन पे अगर ये कार्य कर रहे हैं और ये जाते हैं इनको अरेस्ट करने के लिए, और ये गुड फेथ में काम कर रहे हैं और जज साहब के आदेश पे काम कर रहे हैं, तो दो दैट डायरेक्शन में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफेबल बाय लॉ, हो सकता है कि न्यायानुमत ना भी हो ये डायरेक्शन, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं इसलिए हर पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पर एक्सेप्शन मिलेगा, और जिनको अरेस्ट करने जा रहे हैं या जिनके विरुद्ध ऐसा पावर इस्तेमाल कर रहे हैं उस व्यक्ति को कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल करने का अधिकार उनके पास नहीं रहेगा। इसमें क्लॉज सी बात करता है, इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकॉर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, यानी अगर आपके पास समय है कि आप पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी मदद ले सकते हो, तो फिर आपके पास प्राइवेट डिफेंस करने का अधिकार आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपके पास समय है अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल ना करके पुलिस ऑफिसर को बुला लेने का। चलिए सबसेक्शन 2 देखते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस in no case extend to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense, तो आप उतने ही पावर का इस्तेमाल कर सकते हो उस अटैकर के अगेंस्ट जितना जरूरी हो, तो आप उस पावर से एक्सीड नहीं कर सकते अपने पावर को प्राइवेट प्रतिरक्षा में जितना आपको जरूरी हो करने के लिए। मान के चलिए अगर कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप कार्य कर रहे हो और कोई व्यक्ति आपको केवल चाटा मारता है, तो आप उसको चाकू नहीं मार सकते, है ना, इसका एक एग्जांपल ये था। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन 1 दिया हुआ है, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा, यहाँ पर लिखा है अपने प्राइवेट डिफेंस से, अगेंस्ट एन एक्ट डन, ऐसे कार्य के विरुद्ध, और अटेम्प्टेड टू बी डन, या फिर जो ऐसा कार्य करने का प्रयत्न करता है बाय अ पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जाता है ऐसा कार्य, एज सच अनलेस ही नोज, जब तक उसको ये पता ना हो, और हैज रीजन टू बिलीव, या फिर उसके पास विश्वास करने का कारण ना हो, डेट द पर्सन एक्ट डूइंग द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट, जब तक उसको ये पता ना हो कि जो व्यक्ति मेरे सामने अपराध कर रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट की हैसियत से कर रहा है। मान के चलिए ये जो अंकल जी दिख रहे हैं ना, ये एक पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन ये सिविल ड्रेस में, ये अपनी यूनिफॉर्म में नहीं है, तो अगर ये अंकल जी अगर पकड़ने जाते हैं इस व्यक्ति को, ये ऑफिसर अगर पकड़ने जाता है इस व्यक्ति को, है ना, अरेस्ट करने जाता है, और जब तक इस व्यक्ति को ये पता ना हो कि ये सामने वाला व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है, तब तक अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल ये कर सकता है, और जैसे ही अगर इसको पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है, तब इसके प्राइवेट डिफेंस करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए
एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन। किया जाता है कोई कार्य ऐसा उसके अगेंस्ट या अटेम्प्ट किया जाता है करने का बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, अनलेस he knows or has reason to believe that the person doing the act acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts। तो या तो इनको पता हो कि ये व्यक्ति है ये एक पुलिस ऑफिसर है, और if has authority in writing unless he produces such authority if demanded। या फिर ये पुलिस ऑफिसर के डायरेक्शन में सिविल ड्रेस में काम कर रहे हैं, ये इनको अपनी अथॉरिटी ना दिखा दें। अगर ये पूछते हैं इनसे मांगते हैं कि आप अपनी अथॉरिटी दिखाइए, आप क्यों घर के अंदर घुस रहे हैं, और ये अगर अपनी अथॉरिटी दिखा देते हैं तब इन अंकल जी के पास जो रेसिडेंट हैं इस मकान के, तो इनके पास प्राइवेट डिफेंस करने का अधिकार खत्म हो जाता है। और जब तक ये व्यक्ति जब तक अपनी अथॉरिटी शो नहीं करता इनको, तब तक इनके पास प्राइवेट डिफेंस करने का अधिकार इनके विरुद्ध बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 38। व्हेन राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, कि कब हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेथ कॉज होने तक, यानी सामने वाले की डेथ जब तक नहीं हो जाती तब तक हम प्राइवेट डिफेंस कब इस्तेमाल कर सकते हैं और कब तक करेंगे ये हम देखेंगे इसमें। The right of private defense of the body extends under the restrictions specified in section 37। तो सेक्शन 37 में जो हमने अभी देखा था कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसके अधीन रहते हुए टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द असिलेंट, जो भी अपराधी है उसको हम डेथ कॉज कर सकते हैं या अदर हार्म कर सकते हैं इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द राइट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियरिन एन्यूमरेटेड। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शंस में ये अधिकार दिए हुए हैं, ये जो कंडीशंस दी हुई हैं, उन्हीं में हम अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं डेथ कॉज करने तक का। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें क्लॉजेस डाले हुए हैं। क्लॉज ए है सच एन असॉल्ट, कोई भी अगर हमला किया जाता है एज मे बी रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ द डेथ, जिसे हमको एप्रीहेंशन हो डेथ होने की, विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट, कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति असॉल्ट करता है और हमको आकांक्षा है कि उससे हमारी मृत्यु कारित हो सकती है, तो फिर हम भी मृत्यु कारित कर सकते हैं सामने वाले की। बी ये कहता है सच एन असॉल्ट, ऐसा कोई भी जो हमला किया जा रहा है एस में रिजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ द ग्रीवियस हर्ट, अगर उससे हमको आकांक्षा है कि हमको कोई घोर उपहति कारित हो सकती है, विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट, कैसे हमले से हमको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तब ग्रीवियस हर्ट होने पे हम सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्लॉज सी, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का अगर रेप करना की इंटेंशन रख करके अगर हमला कर रहा हो, तब उस महिला को मृत्यु कारित करने का अधिकार मिल जाता है उस अपराधी के विरुद्ध। डी है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, अगर कोई अननेचुरल लस्ट रख करके अगर असॉल्ट करता है तो फिर उसके विरुद्ध भी हमको मृत्यु कारित करने का अधिकार मिल जाता है। ई है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्टिंग, अगर हमको कोई किडनैप करने का के इंटेंशन से अगर हमला करता है हमारे ऊपर, तो फिर हमको भी अधिकार मिल जाता है, उसके विरुद्ध मृत्यु कारित करने का अधिकार हमको भी मिल जाता है। एफ कह रहे हैं एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, कि अगर कोई व्यक्ति इसलिए हमला करता है ताकि हमको अनलॉफुली कन्फाइन कर सके अंडर सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर विच में रीजनेबली कॉज हिम टू अप्रीहेंड डेट, जिसमें हमको ऐसा लगे विच ही विल बी अनेबल टू हैव रिकॉर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर हिज रिलीज, ताकि उसका ये इंटेंशन हो सामने वाले का जो असॉल्ट कर रहा है हमारे ऊपर, कि ये पुलिस को ना बुला सके, पब्लिक अथॉरिटीज को ना बुला सके, इसलिए वो हमको कन्फाइन कर देता है एक रूम में कहीं पर भी, है ना। तो ऐसा जो असॉल्ट कर रहा है, वैसा जो हमला कर रहा है हमारे ऊपर, तो उसके अगेंस्ट भी हमको मृत्यु कारित करने का अधिकार मिल जाता है। जी यहाँ पर दिया है एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड
यानी कोई हमारे ऊपर अगर अम्ल फेंकता है या अम्ल फेंकने का प्रयत्न भी करता है, तो विच मे रिजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच अटैक, और उससे किसी व्यक्ति को ये प्रत्याशा हो कि उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है ना, घोर उपत्ति कारित हो सकती है उसके हमले से, तो उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का अधिकार मिल जाता है उस हमला करने वाले के विरुद्ध। चलिए, इसमें एक लीडिंग केस है सिकंदर सिंह वर्सेस अन्य बनाम बिहार राज्य, 2010 का मामला है ये। इस मामले में घटना है ये 23 दिसंबर 1987 की। इसमें भूमि विवाद को लेकर के उपेंद्र सिंह उस जमीन को साफ कर रहे थे। यानी एक व्यक्ति मान के चलिए ये एक व्यक्ति है ना, ये एक जमीन साफ कर रहे थे जिस पर विवाद था। राजेश्वर सिंह ने इसका विरोध किया, तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि भाई आप इस जमीन को साफ नहीं कर सकते क्योंकि ये जमीन हमारी है, और गाली गलौज करने के बाद वो वहां से चला जाता है, और ये यहाँ से चला जाता है गाली गलौज करने के बाद। थोड़ी देर बाद वह सिकंदर सिंह सहित अन्य आरोपियों को हथियार के साथ लेकर आया। तो ये जो व्यक्ति है ये और भी व्यक्तियों को साथ में लेकर के आता है ना, ये देखिए और भी व्यक्तियों को साथ में लेकर के आता है अपने साथ, और उपेंद्र सिंह को गोली मार देता है, और ये इसको गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके भाई राजेंद्र सिंह को भी गंभीर चोट आई, और इसका जो भाई है राजेंद्र सिंह उसको भी गंभीर चोट आती है ना, एक और व्यक्ति है राजेंद्र सिंह उसको भी गंभीर चोट आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया कि न्यायोचित प्रतिरक्षा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 100 सेक्शन 38 ऑफ बीएनएस, यानी जो सेक्शन 38 हो गया है बीएनएस का, है ना, उसमें आरोपियों ने दावा किया कि उन्होंने आत्मरक्षा में हमला किया था, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि न्यायोचित प्रतिरक्षा का अधिकार एक रक्षात्मक अधिकार है, कि केवल आप अपनी रक्षा करने के लिए ही इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो यह आक्रामकता या बदला लेने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि आरोपी ने हमला करने आए थे वे आत्मरक्षा का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमलावर थे ये केवल हमला करने के लिए आए थे, इसलिए वो आत्मरक्षा का दावा नहीं कर सकते, यानी अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए देख लेते हैं आज के कुछ एमसीक्यूज। पहला है नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में उपयोग किया जा रहा हो, हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, तो कौन से सेक्शन में ये दिया हुआ है? सेक्शन 26, सेक्शन 34, सेक्शन 28, सेक्शन 30। बताइए प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 34, है ना। सेकंड है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट अवेलेबल, तो कौन से अपराध में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता हमारे पास? मिसचिफ में, रॉबरी में, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, या ट्रेसपास में। तो मिसचिफ में अवेलेबल नहीं होता हमारे पास, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लॉज सी, ऑप्शन सी इसमें दिया हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हमको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमको कब अवेलेबल नहीं होता है? अगेंस्ट एन इंसेंट पर्सन के अगेंस्ट, चाइल्ड के अगेंस्ट, या जब देयर इज अ सफिशिएंट टाइम टू टेक रिकॉर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी, जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है रिकोर्स लेने का पब्लिक अथॉरिटीज से, तो फिर हमारे पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होता है। चलिए फोर्थ देखते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग ऑफ डेथ, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द ऑफेंडर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस, तो हमको वॉलंटरी डेथ कॉज करने का अधिकार कब नहीं होता है? ए रेप में, बी किडनैपिंग में, सी ग्रेटिफाइंग अनलॉफुल लस्ट में, या डी कॉजिंग मिसकैरेज में। अभी हमने पढ़ा था इसको। रेप में होता है क्या? बिल्कुल होता है। किडनैपिंग में होता है, ग्रेटिफाइंग अनलॉफुल लस्ट में होता है, लेकिन मिसकैरेज में नहीं होता, तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, तो प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में कब डेथ कॉज करने के लिए हमको एक्सटेंड नहीं होता? ए एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप,
इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग, इंटेंशन ऑफ एबडक्शन, इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। बताइए। ऑप्शन डी, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, क्योंकि रेप में होता है, किडनैपिंग में होता है, एबडक्शन में होता है, लेकिन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में नहीं होता, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में होता है ना। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेक्शन 39 से लेकर के सेक्शन 44 तक। तो तब हम अपना चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो बने रहिए तब तक हमारे साथ, और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी आने वाले जुडिशरी के स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।